यहाँ एक सिस्टम बना दी गई, एक कोई पर्टिकुलर ऑक्स का सीमेन जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए रिज़र्व किया गया। पता चल गया कि इसका स्पर्म बहुत ही अच्छा है, अगर इससे ये गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसकी जो नस्ल आएगी वो इतना ज़्यादा दूध देगी। तो इसका जो सीमेन बैंक है ये चालू कर दिए। इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया जेनेटिकली कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसी को रखा, बाकी सब ख़त्म। और उसी को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ये काफ़ी पेनफुल है। इसके लिए एक रेक करके एक इंस्ट्रूमेंट है, वो रखेंगे, उसके एनएस के अंदर जाके वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डालेंगे और उसे आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करेंगे। ये 1.5 या 2 साल की जो गाय या भैंस है उसके ऊपर उसे जो कुछ पता नहीं है मैं कौन हूँ या मैं टीनेज की हूँ, कुछ पता नहीं, कोई सेक्स लाइफ भी नहीं है, ये प्रेग्नेंट हो जाती है। ये प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए उसे बहुत सारे हार्मोन्स दिए जाते हैं। उसके पहले उसे जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए भी कभी कभी हार्मोन दिए जाते हैं, तो ये जल्दी रेडी हो जाए तो हम जल्दी इसका दूध निकाल सकें। तो हार्मोन्स दिए, 9 मंथ प्रेगनेंसी के टाइम भी हार्मोन्स दिए तो प्रेगनेंसी होल्ड करेगी। जब ये बच्चा जन्म दे देता है उसमें 2 बातें होती है, या तो आधे फीमेल होते हैं और आधे मेल भी हो सकते हैं। तो किसने जन्म दिया, उसने अगर फीमेल को जन्म दे दिया तो ये फीमेल तो प्रोडक्शन लाइन में काम में आने वाली है, आगे जाके वो भी दूध देने वाली है, तो उसे रख लेते हैं। लेकिन अगर वो मेल काफ है तो मेल काफ का आजकल खेती के कामों में कोई उपयोग नहीं है। आजकल हम वो घानी का तेल भी नहीं बनाते हैं, इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल यूज़ करते हैं, तो उसका भी वो घूमने वाली एक्टिविटी नहीं है। तो इसका करे क्या, तो उसे मरने के लिए ही छोड़ दिया जाता है। ये बनता है पार्ट ऑफ द बीफ इंडस्ट्री। और अमेरिका में वगैरह तो ये व्हील इंडस्ट्री, इसका मांस बहुत सॉफ्ट रहता है और इसकी जो काफ लेदर होती है उससे चप्पल वगैरह बनाए जाते हैं। और ये माँ जो जिसने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखा वो उसे ढूंढती रहती है, वो रोती है मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे उसे दूध पिलाना है। लेकिन बच्चा दिखता नहीं है तो हम और भी गलत बातें करते हैं। बच्चे के चमड़े को लेकर एक बच्चा जैसा उसको खाल बच्चा बोलते हैं, ऐसा बना देते हैं और उसके सामने छोड़ देते हैं। उसे लगता है ये मेरा बच्चा है, ये दूध पिएगा। बच्चा मर चुका होता है। ये प्रैक्टिसेस भी चल रही है और दूध सारा हम ले रहे हैं, जो भी 10-15 लीटर दिन में 2 बार ले लेते हैं बेचने के लिए। उसके बाद अगर 2 महीने हो गए तो फिर से उसे प्रेग्नेंट किया जाता है। ये शायद खाली 3 साल की है और प्रेगनेंसी फिर से हो जाती है, आर्टिफिशियली होती है, फिर से 9 महीने। लेकिन जिस तरह से हार्मोन्स इनको दिए जाते हैं उनको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये प्रेग्नेंट भी रहेगी, साथ में दूध भी देती रहेगी। एक्चुअली ह्यूमंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वो दूध नहीं देती है क्योंकि एक ही काम करेगी लेकिन इनको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि दोनों काम चालू रहता है। तो आपका दूध का प्रोडक्शन लाइन भी चालू है और दूसरा बच्चा भी आने वाला है। दूसरा बच्चा आ गया, फिर से मेल फीमेल फ़र्क हो जाता है। अगर फीमेल है तो उसे थोड़ा सा दिया जाता है, उसे अलग बांध दिया जाता है। उसको माँ और बच्चे को साथ में नहीं रखते कभी भी, क्योंकि उनको नहीं तो बच्चा दूध सारा पी जाएगा तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो माँ को एक जगह पे रखते हैं, बच्चे को कहीं और बांध के रखते हैं और खाली 12-12 घंटे से उसे छोड़ते हैं थोड़ा पीने के लिए। ये भी एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस हो रही है। इस तरह से 4 प्रेगनेंसी हो जाती है और आपने 4-4.5 साल तक उसका दूध ले लिया। उसके बाद वो और कोई बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। उसकी उम्र 6-7 साल हो जाती है। अब क्या करें उसका? अब वो 20 साल तक जी सकती है, आप क्या करेंगे 13 साल तक उसका? तो ये बीफ इंडस्ट्री में चली जाती है। और ये बातें इस तरह से सही साबित होती है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड इज़ ऑल्सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ एंड मेजॉरिटी ऑफ बीफ इज़ एक्सपोर्टेड। ये हमारे एक्सपोर्ट रेवेन्यू देती है, इसीलिए हमारे डेयरी उद्योग को बहुत ही
प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन इसके आपने कभी भी रास्ते पे गाय देखी होगी, कभी वो कचरे में से कूड़ा कचरा प्लास्टिक वगैरह खा लेती है, ऐसी गायें देखी है आपने? आपने कभी भैंस देखी है रास्ते पे? आपने भैंस को ऐसे ऐसे टहलती और कुछ कूड़ा कचरा खाती हुई देखी है? नहीं देखी है। हमारे अहिंसा वाले देश में हम कहते हैं कि गौशालाएं हैं हमारे पास, लेकिन गौशालाएं कितनी गायों को लेता है? बहुत कम गायों को लेता है। बहुत सारी तो यहीं चली जाती है बीफ इंडस्ट्री में। और भैंस सारा जैसी कोई चीज़ नहीं है, भैंस तो सारी बीफ ही बन जाती है। तो 10-12 करोड़ जैसे ये काफ होते हैं, उनको तो मार दिया जाता है, और 8-9 करोड़ ये गाय भैंस भी मारे जाते हैं। कहीं कोई स्टेट में उनको बैन किया है तो वो दूसरे स्टेट में भेजे जाते हैं जहाँ उनको अलाउड है। कहीं कहीं बांग्लादेश के बॉर्डर पे उनको क्रेन से उठा के दूसरे देश में डाला जाता है। ये मामला चल ही रहा है। हम खुद भारतीय लोग इतना ज़्यादा मीट नहीं खाते हैं। हमारा मीट कंजम्पशन है खाली 4 या 5 किलो पूरे साल का पर पर्सन। अमेरिका जैसे देश में 40 किलो तक के मीट खाते हैं लोग। तो हमारा मीट कंजम्पशन कम है, तो हम लोकली ये सब कुछ खा नहीं सकते। लेकिन our desire to want to have a glass of milkshake or ice cream results into beef industry. साथ में है लेदर इंडस्ट्री। हमारे पास लेदर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और लेदर आता कहाँ से है? इसी में से काफ लेदर या काऊ लेदर, इसी में से पूरी एक बड़ी इंडस्ट्री हो गई है लेदर इंडस्ट्री। तो मिल्क इंडस्ट्री, बीफ इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री तीनों साथ साथ में चलती है। लेकिन मैं तो एक वेजिटेरियन बर्थ से थी। मैं हमेशा ऐसे मानती थी कि हम तो किसी को मार के खाते नहीं हैं। लेकिन ये जो दूध लेने की प्रक्रिया है, ये जो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया है, जो एंटीबायोटिक्स, ये जो इनके जो अडर्स होते हैं, उसमें इतने सारे इंजेक्शन देने के बाद बहुत सारे इन्फेक्शन, स्वेलिंग, इनकी रहने की जो जगह है वो अच्छी नहीं होती है, ये एक ही जगह पे खड़ी रहती है। तो हाथ से जब हम दूध निकालते हैं तो बहुत इंजरी हो जाती है, और बार बार इन्फेक्शन होता है, मास्टाइटिस होता है। इसके भी कुछ स्टडी नंबर्स आए हैं कि कितने डेयरी फार्म्स में इसका इंसिडेंस बहुत हाई है। उनको रूटीनली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो इसमें एंटीबायोटिक्स भी आ गए। उनको ऐसा घास खिलाया जाता है जिसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं। आप क्या करोगे इस मिल्क का जो आपको 100 रुपये लीटर मिलता है? इसमें बहुत सारी सफरिंग है, क्रूअल प्रैक्टिसेस है। ये आपके टेबल पे जब एक गिलास दूध आ जाता है, आप उसे प्रश्न पूछते हैं कि आपके अंदर क्या क्या डाला हुआ है, आप मेरे पास हेल्थ फूड है या क्या है? एक स्टोरी बताती हूँ। मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं जानती हूँ कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत लिमिटेड करना चाहिए, बहुत इमरजेंसी में करना चाहिए, नहीं तो रूटीनली करेंगे तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो अगर कोई माँ मेरे पास आती है और बताती है कि मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, तो मैं उसे एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहूँगी। बहुत सारे डॉक्टर नहीं देते हैं क्योंकि वो दूध में जाएगा, वो बच्चे के शरीर में जाएगा। अगर कोई स्त्री सगर्भा है तो डेंटिस्ट के पास जाती है, डेंटिस्ट पूछेगा आर यू कैरिंग बेबी? यस, देन आई विल नॉट गिव यू एंटीबायोटिक्स। क्यों? क्योंकि बच्चे को उसका असर होगा। तो ये सारे प्रश्न हम पूछते हैं और हम खुद नहीं लेते हैं, लेकिन एक काव या बफेलो को तो ये रूटीनली दिया जाता है। तो एक ग्लास मिल्क जब हमारे टेबल पे आता है तो वो कौन सी माँ का है, उस माँ ने क्या दवाई ली, ये तो हम पूछना भूल जाते हैं, सीधा उठा के पी लेते हैं। और एक माँ का है या बहुत सारी माँ का मिक्स किया हुआ है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डाले हैं, ये 24 घंटे पहले निकाला था, ये कुछ पता नहीं है। बस हम लेते हैं, पीते हैं